नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हम आपको बता रहे थे एपिडर्मिस जो होता है को अगर हम लोग कहते हैं तो उसकी सेलें 2n होती हैं, एंडोथीसियम 2n होती है, मिडिल लेयर की भी हर सेल हर न्यूक्लियस कैसा होगा 2n होगा, स्पोरोजिनस सेल भी कैसी होंगी 2n होगी। हमने कहा टैपिटम को थोड़ा छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि टैपिटम में पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होती है, ठीक है, तो टैपिटम में पॉलीप्लॉइडी कंडीशन भी ऑब्जर्व होती है। तो जैसे इनिशियली टैपिटम जो सेल होती है वो तो डिप्लॉयड होती है, लेकिन कुछ समय बाद उनमें कौन सी कंडीशन आ जाती है, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाती है। अब पॉलीप्लॉइडी कंडीशन कैसे आती है, इनिशियली डिप्लॉयड लेटर बिकम्स पॉलीप्लॉइड, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इस पॉलीप्लॉइड को समझना है, ठीक है, कि ये पॉलीप्लॉइडी कंडीशन क्या होती है, ये कैसे आती है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब जानते हो क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग जनरली पॉलीप्लॉइडी का मतलब ये समझते हैं कि जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो यूजुअल से ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यूजुअल से ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि एक सेल है ना, तो जैसे अगर हम लोग ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो अगर 46 क्रोमोसोम से ज़्यादा हैं तो वो कंडीशन कैसी हो जाएगी, पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। अगर हम हैप्लॉइड सेल की बात करें तो हैप्लॉइड में कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो अगर हैप्लॉइड में 23 होते हैं और अगर मोर देन 23 हो जाए, ठीक है, तो मोर देन 23 हो जाए तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन जो होते हैं ये आप समझ गए। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन का मतलब है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो यूजुअल से जितना नॉर्मल है उससे क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आती है एंडोमाइटोसिस से, ड्यू टू एंडोमाइटोसिस, ठीक है। ये बात आप लोगों ने सेल डिवीज़न में भी पढ़ा होगा, एंडोमाइटोसिस। अब देखो एक बात, अगर आपको एंडोमाइटोसिस के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं या जो लिखा है वो डिफ़िकल्ट लगता है तो खुद से आप सोचो, ठीक है। और अगर आप खुद से सोचोगे ना तो ये बात आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और बहुत क्या लगेगी, आसान भी लगेगी। आप सोचो कि ऐसा क्या हो सकता है, ठीक है, ऐसा क्या हो सकता है जिससे पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाए। सेल डिवीज़न के टाइम पे ऐसा क्या करें कि जिससे पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाए। तो पहले पॉलीप्लॉइडी में हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ाना है, ठीक है। तो देखो हम आपको एक बात बताते हैं, अगर हम लोग सेल डिवीज़न को रिकॉल करें, याद करो सेल डिवीज़न में, ठीक है, तो सेल डिवीज़न में चलो माइटोसिस को देखें तो माइटोसिस में हम लोग एनाफेज में पहुंचते हैं। तो एनाफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन हो जाता है। जैसे मान लेते हैं ह्यूमन की सेल है, ठीक है, यहाँ तो प्लांट है लेकिन हम लोग ह्यूमन की सेल से समझते हैं। ह्यूमन की सेल में कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम है। तो प्रोफेज में अगर हम देखें तो 46 है, मेटाफेज में देखें तो 46 क्रोमोसोम है, बस हर क्रोमोसोम डायहाइड कंडीशन में। लेकिन जैसे ही हम लोग एनाफेज कंडीशन में आते हैं तो एनाफेज कंडीशन में सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। और सिस्टर क्रोमैटिड का जब सेपरेशन हो जाता है तो वहाँ पर हर क्रोमैटिड क्रोमोसोम फ्यूचर क्रोमोसोम ही होता है, ठीक है। तो एनाफेज के केस में 1 क्रोमोसोम इक्विवेलेंट टू किसके होता है, 1 क्रोमैटिड के होता है, ठीक है। अब अगर सोचो एनाफेज में क्या हुआ कि सारे के सारे सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम में हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड था और अगर क्रोमैटिड का सेपरेशन हो गया तो 46 ऊपर चले जाते हैं, 46 नीचे चले जाते हैं, ठीक है, अपोजिट पोल में चले जाएंगे। तो टोटल क्रोमैटिड कितनी हो गई, 92 हो गया। इसका मतलब है क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, 1 क्रोमैटिड, 1 क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट उस जगह एप्लीकेबल होगा, क्रोमोसोम भी क्या हो जाएगा, 92, ठीक है। अब जानते हो क्या होता था, अब टीलोफेज होता था, ठीक है, टीलोफेज होता था, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती थी, ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नीचे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और फिर साइटोकाइनेसिस हो जाती थी तो ऊपर 46 नीचे 46 सेपरेट हो जाता था। तो इसका मतलब तो प्लॉइडी मेंटेन रहती थी, 46 पेरेंट में 46 डॉटर में। लेकिन सोचो ऐसा हो कि एनाफेज तो चल जाए, ठीक है, एनाफेज तो चल गया, एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन हो गया, 92 क्रोमोसोम हो जाए और एनाफेज के बाद वाली स्टेज रुक जाए, मतलब टीलोफेज ना चले, साइटोकाइनेसिस ना चले, तो फिर सेल एक ही रहेगा और क्रोमोसोम का नंबर 46 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस तरह से हम लोग खुद से सोच सकते हैं ना, इस तरह से हम लोग खुद से सोच सकते हैं कि हाँ ये एक ऐसा केस है कि अगर एनाफेज तक डिवीज़न हो और फिर एनाफेज के बाद फर्दर स्टेप्स रुक जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल यूजुअल से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग पॉलीप्लॉइडी कह देंगे और उसी क्या कहते हैं प्रोसेस को या उसे ही हम लोग क्या कहते हैं,
एंडोमाइटोसिस कहते हैं। तो एंडोमाइटोसिस का मतलब क्रोमैटिड सेपरेशन। तो क्रोमैटिड सेपरेशन कब होता है? एनाफेज में, विदाउट कंप्लीशन ऑफ कैरियोकाइनेसिस। क्रोमैटिड सेपरेशन तो हो जाए लेकिन कैरियोकाइनेसिस ना हो। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एक बात और कही जाती है कि टैपेटम की सेलों में, टैपेटल की सेलों में हम लोगों को पॉलीटेनी भी ऑब्जर्व होती है। ये भी आप लोगों ने सेल डिवीजन में पढ़ा है। पॉलीटेनी का मतलब क्या होता है? पॉलीटेनी, आपने पॉलीटीन क्रोमोसोम पढ़ा होगा। पॉलीटीन क्रोमोसोम में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोनिमेटा पर क्रोमोसोम हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 1000 टाइम्स। ऐसा आपने पॉलीटीन क्रोमोसोम में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर आपने पॉलीटेनी पढ़ा होगा, पॉलीटीन क्रोमोसोम में पढ़ा होगा, ठीक है। तो पॉलीटेनी वर्ड का ये मतलब होता है कि जब पर क्रोमोसोम डीएनए का कंटेंट बढ़ जाए। तो टैपेटम की सेलों में पॉलीटेनी भी ऑब्जर्व हुई है, ठीक है। पर क्रोमोसोम डीएनए का भी कंटेंट बढ़ा है, और पर क्रोमोसोम डीएनए का कंटेंट बढ़ने का एक ही तरीका है, बार बार एस फेज हो, रिपीटेड डीएनए रेप्लिकेशन हो। तो डीएनए रेप्लिकेशन तो बार बार हो लेकिन फर्दर इवेंट्स ना हो, ठीक है। तो अगर डीएनए का रेप्लिकेशन एक से ज़्यादा बार हो जाए और फर्दर इवेंट्स ना होंगे तो फिर पर क्रोमोसोम डीएनए का कंटेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन तो हो जाए लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन ही ना हो। तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाए और सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन ना हो तो इसका मतलब है पर क्रोमोसोम डीएनए का कंटेंट बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हायर डीएनए कंटेंट पर क्रोमोसोम देन द नॉर्मल, ये भी ऑब्जर्व हुआ है। ऐसा किसकी वजह से होता है? ऐसा पॉलीटेनी की वजह से होता है। पॉलीटेनी का मतलब हम क्या समझ सकते हैं? रिपीटेड एस फेज नॉट फॉलोड बाय फर्दर इवेंट्स। रिपीटेड एस फेज के बाद फर्दर इवेंट्स नहीं होंगे। या फिर हम और भी क्या कह सकते हैं? तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड डजंट टेक प्लेस। अगर सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन भी नहीं हो रहा है तब भी उस केस को हम क्या कह सकते हैं? हायर डीएनए कंटेंट पर क्रोमोसोम देन द नॉर्मल। पहली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक कंडीशन और होती है रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन मेरी बात उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही होगी जिन लोगों का सेल डिवीज़न क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको सेल डिवीज़न थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है तो शायद इन बातों को समझने में थोड़ा बहुत, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन आप चलो, अगर आपको सेल डिवीज़न नहीं भी याद आ रहा है तो आप मेरी बातों को बिल्कुल एक नए सिरे से सुनो, ठीक है। और हम आपको सारी बातें क्या कर रहे हैं? हम आपको सारी बातें तो बता ही रहे हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम फिर से बोलेंगे ये सारी बातें। एक लास्ट पॉइंट और देख लो इसमें, रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियस जैसे कि है। रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियस का मतलब है कि इसमें ये भी देखा गया है कि न्यूक्लियस इन डिवाइडिंग फेज है ना। तो न्यूक्लियस इन डिवाइडिंग फेज जब होता है ना तो उसे हम लोग रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियस डिवाइडिंग फेज में भी नज़र आता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस डिवाइडिंग फेज में नज़र आता है तो उसको हम लोग रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियस। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करें कि टैपेटम के जो स्पेशल पॉइंट्स हम लोगों ने किए उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो देखो बहुत आसान सा, सबसे पहला आपको जो डिफिकल्ट लगे ना उस पर फोकस करो, आसान वाला हटाते चले जाओ। सबसे पहले देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन के लिए क्या था? कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। बार बार कैरियोकाइनेसिस हो जाए लेकिन साइटोकाइनेसिस ना हो तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आएगी। उसी को हम लोग फ्री न्यूक्लिएटेड क्या कहते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, एफएनडी कहते हैं। आप लोगों ने कई बार एफएनडी देखा होगा। आपने स्लाइम मोल्ड के केस में एफएनडी देखा है, आप लोगों ने कोकोनट के एंडोस्पर्म के केस में एफएनडी देखा है। जब आप लोग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर भी करोगे, 11th में भी थोड़ा सा पढ़ा है तो वहाँ पर भी एफएनडी देखा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपने देखा है। ये तो आसान सी बात है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। दूसरा है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ना। और हमने आपको बताया, आप सोचना नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे बढ़ेगा? एनाफेज के बाद फर्दर इवेंट ना हो, मतलब सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड हो जाए लेकिन विदाउट कंप्लीशन ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो उसे हम लोग एंडोमाइटोसिस कहेंगे। और एंडोमाइटोसिस की वजह से क्या आ जाएगा? पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाएगी। इसमें एंडोमाइटोसिस के साथ साथ क्या है? पॉलीटेनी भी है। पॉलीटेनी का मतलब क्या समझना? नंबर ऑफ डीएनए पर क्रोमोसोम बढ़ जाता है। डीएनए का कंटेंट पर क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। तो ये तो ऐसे ही होगा कि एस फेज चल जाए और फिर फर्दर इवेंट ना हो। तो अगर एस फेज चल जाएगा और फर्दर इवेंट नहीं होगा तो फिर डीएनए का कंटेंट पर क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। आप इसको दो तरह से सोच सकते हो, कई बार एस फेज चल जाए, ठीक है, रिपीटेड एस फेज नॉट फॉलोड बाय फर्दर इवेंट्स,
तब भी पॉलीटेनी है, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि एक बार एस फेज चल जाए, ठीक है, और उसके बाद सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड ना हो। तो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड के ना होने का मतलब भी यही है कि सेल डिवीजन रुक गया, ठीक है। तो इसका मतलब है एस फेज तो चल गया, डीएनए का रेप्लिकेशन तो हो गया, इसका मतलब पर क्रोमोसोम डीएनए का कंटेंट तो बढ़ गया। अब अगर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता तो फिर पर क्रोमोसोम डीएनए का कंटेंट नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होगा तो पर क्रोमोसोम डीएनए का कंटेंट नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। तो यही होता है कि पर क्रोमोसोम डीएनए का कंटेंट बढ़ जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होता है। तो पॉलीटेनी को आप ये भी मान सकते हो कि सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड डजंट टेक प्लेस, इस बात को भी आप लिख सकते हो। इसमें रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियस भी आपको नजर आता है, न्यूक्लियस डिवाइडिंग फेज में भी आपको इसमें नजर आएगा, ठीक है। तो ये आपके टैपेटम के कुछ स्पेशल पॉइंट हो गए। हमने आपको पहले ही कहा कि टैपेटम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ टैपेटम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टैपेटम में क्या है, टैपेटम में अगर हम लोग देखें तो दो टाइप के टैपेटम हैं, ठीक है। एक टाइप का टैपेटम ऐसा होता है कि मिडिल लेयर से फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा, मिडिल लेयर से पूरे फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और फिर वो जो टैपेटम की लेयर है वो पूरी तरह से डीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। और पूरी तरह से डीजनरेट हो जाएगी तो टैपेटम का जितना भी कंटेंट है, उसका जितना भी न्यूक्लियस है, सब कहाँ जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, और फिर वो फूड को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो उस टाइप के टैपेटम को हम लोग अमीबॉइड टैपेटम कहते हैं, उस टाइप के टैपेटम को हम लोग पेरीप्लाज्मोडियल कहते हैं, या उस टाइप के टैपेटम को हम इन्वेसिव कहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में पिक्चर बन गई होगी, कुछ के दिमाग में नहीं बनी होगी। तो देखो हम आपको पहले डायग्राम ही दिखा देते हैं, ठीक है। तो पहले डायग्राम दिखा देते हैं। ये देखो, ये एक नॉर्मल है ना, ये मिडिल लेयर्स हो गई, ये टैपेटम हो गया, ये माइक्रोस्पोर हो गया, यही माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बना रहे हैं, ठीक है। तो दो तरह की टैपेटम है, एक अमीबॉइड है, एक सिक्रीटरी है, ठीक है। तो अमीबॉइड टैपेटम में देखो क्या होता है, अमीबॉइड टैपेटम में क्या होता है, तो यहाँ देखो सिक्रीटरी टैपेटम में क्या है, हमने टैपेटम को बना रखा है। सिक्रीटरी पहले समझ लो, है ना, अमीबॉइड तो अभी थोड़ा सुन ही लिया है। सिक्रीटरी क्या करता है, सिक्रीटरी वाले केस में क्या होता है कि ये जो टैपेटम है ये मिडिल लेयर से फूड को एब्जॉर्ब भी करता रहेगा, और फूड को एब्जॉर्ब भी करता रहेगा, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स को क्या करता रहेगा, सिक्रीट करता रहेगा। तो ये जो येलो से हम लाइन बना रहे हैं ना, तो इसको आप ये समझना कि सिक्रीशन है, ठीक है। तो ये टैपेटम जो है मिडिल लेयर से फूड को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पर सिक्रीट करता रहेगा। इसका मतलब है यहाँ टैपेटम डिजनरेट नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर टैपेटम डिजनरेट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टैपेटम फूड का स्टोर नहीं करता है, मिडिल लेयर से लेता है और क्या कहते हैं, डेवलपिंग पॉलन को या डेवलपिंग स्पोर को ट्रांसफर कर देता है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर देखो, ये जो ग्रीन वाला हम टैपेटम बना रहे थे ना, वो हमने बनाया ही नहीं, ठीक है। जानते हो क्यों नहीं बनाया? और देखो मिडिल लेयर को यहाँ हम थिक बना रहे थे, यहाँ काफ़ी हमने थिन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि टैपेटम जो होता है वो मिडिल लेयर से इंटायर कंटेंट को ले लेता है, और फिर खुद टैपेटम जो होता है, ये जो टैपेटम है देख रहे हो, वो टैपेटम क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो उसकी जो आउटर लेयर तो मेंटेन रहती है, और टैपेटम की जो इनर लेयर है, ठीक है, तो ये इनर है। जैसे अगर हम यहाँ पर इस तरह से बना देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये टैपेटम ही है, ठीक है। तो टैपेटम की अगर हम देखें तो टैपेटम का जो इनर वॉल है, तो टैपेटम की जो इनर लेयर है वो क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। तो सारा का सारा कंटेंट कहाँ आ गया है, तो सारा का सारा कंटेंट माइक्रोस्पोरेंजियम में आया है। तो मिडिल लेयर से उसने सारे फूड को एब्जॉर्ब किया, मिडिल लेयर डिजनरेट हुई, और फिर फाइनली एक समय ऐसा आएगा कि टैपेटम की इनर लेयर जो होती है, इनर वॉल फट जाएगी और सारा कंटेंट टैपेटम का कहाँ आ जाएगा, तो सारा कंटेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही सारा कंटेंट माइक्रोस्पोरेंजियम में आ गया तो आपको एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नजर आएगी। भाई टैपेटम के सारे न्यूक्लियस एक साथ आ गए यहाँ पर, ठीक है। अभी तो टैपेटम के एक सेल के अंदर 2 ही न्यूक्लियस थे, अब सोचो सभी के न्यूक्लियस यहाँ पर आ गए। तो ये देखो रेड से हमने न्यूक्लियस बना रखे, तो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है, मतलब वही सिंसीसियम, ठीक है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पर आ गई। और ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है ना, तो आपको पता है मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म को ही हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। आपने प्लाज्मोडियम वर्ड का मतलब स्लाइम बोर्ड में भी पढ़ा होगा। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी तो आपको नजर आ रहा है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको ये लोग बोल देते हैं पेरीप्लाज्मोडियम। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म दिख रहा है, तो आप इसको प्लाज्मोडियम कह सकते हो, या फिर आप इसको पेरीप्लाज्मोडियम कह सकते हो। और ये न्यूक्लियाई ऑफ क्या है, टैपेटम है, और ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है। तो ये अमीबॉइड है। तो अब आपको अमीबॉइड समझ में आ गया, ठीक है।
तो क्या होता है अमीबॉइड और सिक्रीटरी में? तो अमीबॉइड में क्या होता है, मिडिल लेयर से सारा फूड टैपेटम ले लेता है और फिर मिडिल लेयर डिजनरेट हो जाती है, फिर एक समय और टैपेटम फूड को स्टोर किए रहता है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि टैपेटम की जो इनर वॉल है वो फट जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी और सारे टैपेटम का कंटेंट स्पोरेंजियम के अंदर आ जाएगा। स्पोरेंजियम में एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनेगा और उस कंडीशन को हम लोग प्लाज्मोडियम बोलेंगे। यहाँ पर हम उसको पेरीप्लाज्मोडियम कहते हैं। ऐसे टैपेटम को हम लोग अमीबॉइड कहते हैं, पेरीप्लाज्मोडियम कहते हैं या इन्वेसिव कहते हैं। यहाँ पर टैपेटम फूड को स्टोर करता है, ठीक है, और डीजनरेट होने के बाद ही डेवलपिंग पॉलन को या डेवलपिंग स्पोर को फूड को ट्रांसफर करता है। लेकिन एक सिक्रीटरी होता है, ये एडवांस टाइप है, ये प्रिमिटिव टाइप है। सिक्रीटरी में मिडिल लेयर से ये धीरे धीरे स्लोली फूड को एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे ही क्या कहते हैं, डेवलपिंग स्पोर को, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, फूड को ट्रांसफर करता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर टैपेटम इंटैक्ट है, ठीक है, टैपेटम इंटैक्ट है और फूड को ट्रांसफर कर रहा है। यहाँ पर वो डीजनरेट होने के बाद उसने फूड को ट्रांसफर किया था और यहाँ पर वो इंटैक्ट रहते हुए ही फूड को क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन को, डेवलपिंग स्पोर को या डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ फूड का स्टोरेज नहीं होता है, वहाँ होता है। वहाँ पर डीजनरेशन के बाद फूड को, न्यूट्रिशन को देता है डेवलपिंग पॉलन को, और यहाँ पर इंटैक्ट रहते हुए ही क्या कहते हैं, वो फूड को देता है। ठीक है, ये बात अब आप समझ गए। इसको सिक्रीटरी कहते हैं, ये एडवांस टाइप का है, ग्लैंडुलर, सिक्रीटरी या पैराइटल टैपेटम इसको बोलते हैं। उसे अमीबॉइड, इन्वेसिव या पेरीप्लाज्मोडियम, वो अभी हम आपको सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी आप सिर्फ सुनो, एक बात से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जैसे यहाँ तो समझ में आ गया टैपेटम डीजनरेट है। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पर टैपेटम डीजनरेट नहीं है, टैपेटम इंटैक्ट है। ये तो नॉर्मल हमने बनाया कि मिडिल लेयर है, टैपेटम स्पोर है। ठीक है, तो यहाँ पर टैपेटम आपको ऐसा लग रहा है कि डीजनरेट नहीं है, लेकिन वो जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर भी जो टैपेटम है, ठीक है, वो परमानेंटली इंटैक्ट नहीं है, काफ़ी समय तक के लिए इंटैक्ट रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये टैपेटम भी क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। तो इससे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उस वहाँ पर टैपेटम का डीजनरेटिव नेचर तो समझ में आता है, लेकिन आपको लगता है यहाँ पर टैपेटम डीजनरेट नहीं हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फूड तो प्रोवाइड कर रहा है इंटैक्ट रहते हुए, ठीक है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि इसका भी टैपेटम क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका टैपेटम जो होता है वो बहुत बाद में डीजनरेट होता है। तब डीजनरेट होता है जब पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो चुका होता है, उबीज बॉडी बनती है इसमें, और उबीज बॉडी बनने के बाद ये डीजनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्लाज्मोडियम जैसी कंडीशन नहीं बनती है। ठीक है, इसका भी टैपेटम डीजनरेटिव है, इसका भी टैपेटम डीजनरेटिव है, बस इसका टैपेटम लॉन्ग लिव्ड है। ठीक है, और इसका टैपेटम कैसा हो जाएगा, वो रिलेटिवली लॉन्ग लिव्ड है, और ये रिलेटिवली क्या हो जाएगा, काफ़ी शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, अभी आप पॉइंट्स पढ़ोगे, फिर से रिवाइज करोगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पर थे, टाइप्स ऑफ टैपेटम। अब आपको फीलिंग आएगी, टाइप्स ऑफ टैपेटम, अमीबॉइड, पेरीप्लाज्मोडियम कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, पेरी का मतलब चारों तरफ होता है, अमीबॉइड, पेरीप्लाज्मोडियम, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, इन्वेसिव कहते हैं। प्रिमिटिव टाइप होता है, एलिस्मा में, टाइफा में पाया जाता है। ठीक है, टैपेटम एब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रिशन फ्रॉम मिडिल लेयर, हेंस मिडिल लेयर डीजनरेट, मिडिल लेयर क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। फिर मिडिल लेयर के डीजनरेट होने के बाद इनर वॉल ऑफ टैपेटम क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। एंटायर कंटेंट ऑफ टैपेटम, दैट मीन्स प्रोटोप्लास्ट, कम इन द कैविटी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम and fuse together and form multinucleated mass of protoplasm which is known as plasmodium, और यहाँ पर हम उसे कहते हैं पेरीप्लाज्मोडियम। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग सिंसीसियम कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, हेंस दिस टाइप ऑफ टैपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन आफ्टर डीजनरेशन, वो हमने अभी आपको बता दिया। पेरीप्लाज्मोडियम, अब यहाँ पर बस एक टर्म है, प्रोटोप्लास्ट बॉडी। ये जो पेरीप्लाज्मोडियम होता है ना, ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन के चारों तरफ क्या हो जाता है, तो चारों तरफ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, चारों तरफ डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को सराउंड कर लेता है, और उसे बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट बॉडी। ठीक है, तो पेरीप्लाज्मोडियम सराउंड pollen mother cell
या फिर डेवलपिंग स्पोर या डेवलपिंग पॉलन ग्रेन इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल फ्रूट ग्रेन्यूल्स, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट बॉडी। तो कुछ नहीं है, ये जो पेरीप्लाज्मोडियम मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, इसका कुछ कुछ भाग डेवलपिंग पॉलन ग्रेन के चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है, ठीक है, और उसी कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट बॉडी, ठीक है। ये डायग्राम हम लोग समझ गए। तो अमीबॉइड हम लोग का पूरा क्लियर हो गया, लेकिन अमीबॉइड प्रिमिटिव है, ये एडवांस है, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में यही मौजूद है, ठीक है। तो अब हम लोग सेक्रेटरी को देख लेते हैं। सिक्रीटरी कहते हैं, ग्लैंडुलर कहते हैं, पैराइटल टैपेटम कहते हैं। ये एडवांस टाइप का टैपेटम होता है। इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म होगा, टैपेटम डजंट डिजनरेट क्विकली। अब देखो हमने यहाँ पर क्विकली लिख रखा है, इसका मतलब है डिजनरेट तो होगा लेकिन तुरंत डिजनरेट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर डिजनरेट होगा तो वो तब होगा जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन क्या कहते हैं, मतलब पॉलन ग्रेन को जब न्यूट्रिशन मिल चुका होगा, ठीक है, तो बहुत बाद में डिजनरेट होता है। तो पेरीप्लाज्मोडियम कंडीशन यहाँ नहीं बनती है। इट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम मिडिल लेयर एंड सिक्रीट स्लोली इनटू कैविटी ऑफ स्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये एक बार में फूड को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो इट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम मिडिल लेयर, ये भी आप कह सकते हो इट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम मिडिल लेयर स्लोली, धीरे धीरे फूड को मिडिल लेयर से एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे ये स्पोरेंजियम की कैविटी में फूड को क्या करता रहेगा, सिक्रीट करता रहेगा। वहाँ पर क्या था, टैपेटम ने एक साथ फूड को एब्जॉर्ब किया, फिर स्टोर किया, फिर खुद डिजनरेट होकर फिर क्या कहते हैं, फूड को ट्रांसफर किया, ठीक है। तो इस वजह से इसको सिक्रीटरी कहते हैं, मींस इट डजंट स्टोर फूड। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। हेंस मिडिल लेयर एंड टैपेटम, इस केस में हम कह सकते हैं कि मिडिल लेयर एंड टैपेटम रिमेन्स इंटैक्ट फॉर लॉन्ग टाइम। तो अभी हमने आपको बताया, तो रिलेटिवली हम इस केस में कह सकते हैं कि मिडिल लेयर और टैपेटम रिलेटिवली कैसा होता है, लॉन्ग लिव। बिफोर डिजनरेशन ऑफ टैपेटम दे फॉर्म ग्रैन्यूल्स, ठीक है। अब देखो क्या है, ठीक है। अब इस केस में, किस केस में, सिक्रेटरी वाले केस में उसका डिजनरेशन होता क्या है। तो देखो इसको एक कहानी की तरह समझिए। दरअसल क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन, जैसे पॉलन ग्रेन में अगर हम लोग बात करें उसके डेवलपमेंट में टू सेल्ड स्टेज या थ्री सेल्ड स्टेज, ठीक है, पॉलन ग्रेन होता है। तो जब पॉलन ग्रेन में टू सेल्ड या थ्री सेल्ड स्टेज आ जाती है, ये चीज़ें हम आपको बाद में और क्लियर करेंगे, टू सेल्ड और थ्री सेल्ड स्टेज का मतलब। अभी बस आप ये समझो कि पॉलन ग्रेन का जब डेवलपमेंट होता है, स्पोर से जब पॉलन ग्रेन बनता है तो टू सेल्ड स्टेज या थ्री सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन रहता है। तो जब वो बन जाता है तो फिर पॉलन ग्रेन के चारों तरफ, पॉलन ग्रेन के चारों तरफ लेयर बननी होती है, ठीक है। और लेयर में जो आउटर लेयर होती है वो एक्साइन होती है, ठीक है। और एक्साइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन क्यूटिन, तो मेनली हम लोग कहते हैं कि स्पोरोपोलेनिन उसमें मौजूद है। अब वो जो स्पोरोपोलेनिन होता है, ठीक है, तो उस स्पोरोपोलेनिन को कौन बनाता है। तो ये बात हमने आपको पहले ही बताया कि उस स्पोरोपोलेनिन को कौन बनाता है, टैपेटम बनाता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि ये जो सिक्रेटरी टाइप का टैपेटम होता है, ठीक है, तो सिक्रेटरी टाइप का जो टैपेटम होता है वो एक स्पेशल ग्रेन्यूल्स बनाता है, उसको बोलते हैं प्रो ओबिश बॉडी। अच्छा देखो, प्रो ओबिश बॉडी में प्रो वर्ड आया है, तो प्रो का मतलब है कि वो ओबिश बॉडी नहीं है, ओबिश बॉडी की प्रायर स्टेज है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो टैपेटम की सेल्स होती हैं, ठीक है, तो उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो स्पेशल ग्रेन्यूल्स बनाता है। ओबिश ने ऑब्जर्व किया था, इस वजह से ओबिश बॉडी, ठीक है। तो स्पेशल ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, उसको प्रो ओबिश बॉडी कहते हैं। और वो प्रो ओबिश बॉडी जो है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ट्रांसफ़र हो जाती है। आप इमेजिन करो एक सेल है, तो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर प्रो ओबिश बॉडी आ जाती है। फिर वहीं पर उसके चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन का कोट बन जाता है, ठीक है। तो प्रो ओबिश बॉडी के जब चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन बन जाता है तो प्रो ओबिश बॉडी को हम लोग ओबिश बॉडी कहने लगते हैं, ठीक है। तो प्रो ओबिश बॉडी की बात ओबिश बॉडी, मतलब जो ओबिश बॉडी होती है वो स्पोरोपोलेनिन से क्या होती है, कोटेड होती है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। और जैसे ही ओबिश बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है तो अब टैपेटम की सेलें क्या होती हैं, फटती हैं, डिजनरेट होती हैं। और ओबिश बॉडी जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के सैक में या पॉलन सैक में आ जाते हैं, ठीक है। और उसका जो स्पोरोपोलेनिन है वही पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल मतलब एक्साइन को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सिक्रेटरी टाइप का जो टैपेटम है वहाँ पर डिजनरेशन कब हुआ, तो वहाँ पर डिजनरेशन ओबिश बॉडी के फॉर्मेशन के बाद हुआ, ठीक है। तो बिफोर डिजनरेशन ऑफ टैपेटम, तो वो बात लिखिए कि टैपेटम के डिजनरेशन से पहले दे फॉर्म स्पेशल ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म।
उसे क्या कहते हैं, प्रो ओबीस बॉडी। और ये जो प्रो ओबीस बॉडी है ये ट्रांसफर हो जाता है इनटू स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ टैपेटम, ठीक है, वेयर दे आर सराउंडेड बाय कोटेड बाय स्पोरोपोलिन। नाउ दे आर कॉल्ड ओबीस बॉडी। अब ओबीस बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो अब आप सोचो, इमेजिन करो कि जो टैपेटम की सेल है उसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ओबीस बॉडी आ गई, और जैसे ही ओबीस बॉडी आ गई फिर टैपेटम क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। और टैपेटम डीजनरेट हो जाएगा, एट लास्ट टैपेटम डीजनरेट एंड ओबीस बॉडी आर रिलीज्ड इनटू पॉलन सैक, ठीक है। तो ओबीस बॉडी पॉलन सैक में आ गया। और ओबीस बॉडी आपने देखा किससे कोटेड है, स्पोरोपोलिन। और स्पोरोपोलिन की जरूरत किस में होती है, पॉलन वॉल की, पॉलन वॉल को बनाने में, उसकी आउटर वॉल को बनाने में, एक्साइन को बनाने में। इसी वजह से तो कहते हैं कि टैपेटम जो होता है वो पॉलन वॉल फॉर्मेशन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। बात करते हैं हम स्पोरोपोलिन, जो हम आगे भी बात करेंगे। तो स्पोरोपोलिन वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है ऑन दिस अर्थ है। वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट के अलावा आप सीधे कह सकते हो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल ऑन दिस अर्थ है। कहते हैं कि कोई भी एंजाइम, कोई भी एल्कली, कोई भी एसिड इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है, ठीक है। या ऐसा कोई एंजाइम अभी तक डिस्कवर ही नहीं है जो कि इसको क्या कर सके, डिग्रेड कर सके। इसी स्पोरोपोलिन की मौजूदगी की वजह से ही जो पॉलन है वो ईजिली क्या हो जाता है, फॉसिलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो स्पोरोपोलिन है वो पॉलीमर ऑफ कैरोटिनाइड होता है, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है। कैरोटिनाइड आपको पता है ना किस कैटेगरी में आ जाएगा, बायोमॉलिक्यूल्स में, लिपिड में आ जाएगा। पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग आउटर वॉल एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आज के लेक्चर में हम लोगों ने की, ठीक है। तो हम लोगों को एपिडर्मिस क्लियर हो गया, एंडोथीसियम क्लियर हो गया, मिडिल लेयर क्लियर हो गया, टैपेटम के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अगर हम लोग रिवीजन कर ले, ठीक है, कि देखिए हम लोग को आ गया। तो चलो स्टार्टिंग से, आपको माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम याद आ रहा होगा ना। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का आपको डायग्राम याद आ रहा होगा, तो ये देखो आपको डायग्राम याद आ रहा होगा। तो जल्दी से देखो, आउटर सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है, फिर रेडियली इलोंगेटेड एंडोथीसियम होती है, फिर सेवरल लेयर्ड मल्टी लेयर्ड होती है, फिर रेडियली अरेंज सिंगल लेयर टैपेटम होती है, ये जनरली पी टैपेटम होती है, फिर स्पोरोजेनस सेल होती है। एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, प्रोटेक्शन डाइसेंस में मदद करेगा। आर्सियोथोबियम में फाइब्रस थिकनिंग होती है, उसको हम लोग एक्सोथीसियम कहते हैं। फिर एंडोथीसियम में रेडियली इलोंगेटेड होता है, इसमें फाइब्रस थिकनिंग कहाँ कहाँ मौजूद होती है, रेडियल में भी मौजूद होती है, इनर में भी मौजूद होती है। साथ ही साथ कैलोस बैंड कहाँ पर मौजूद होता है, इनर में मौजूद होता है। स्टोमियम एक ऐसा एरिया होता है जहाँ की एंडोथीसियम में क्या कहते हैं, फाइब्रस कोटिंग मौजूद नहीं होती है। एंडोथीसियम का दूसरा नाम क्या होता है, फाइब्रस लेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करें कि ये जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं हाइड्रोकेरेटेसी, ठीक है, क्लिस्टोगैमस होते हैं, वहाँ पर फाइब्रस थिकनिंग एंडोथीसियम में मौजूद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात अगर हम लोग बात करें कि ये जो एंडोथीसियम है इसका काम क्या है, ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, और हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने की वजह से क्या होता है, ये तो समझ में आ गया, फाइब्रस टेक्निक समझ में आ गया, स्टोमियम नजर आ गया। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, तो जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, पॉलन डिस्पर्सल का टाइम होता है, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, स्टोमियम में एक प्रेशर डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा, क्योंकि बाकी एंडोथीसियम तो सिकुड़ेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, स्टोमियम वाले रीजन में फाइब्रस थिकनिंग ही नहीं है, तो वहाँ पर टेंशन डेवलप हो जाएगा, वहाँ से फट जाएगा, ठीक है। उसको लाइन ऑफ डाइसेंस लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से आपको कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है वो बात आपको समझ में आती है। क्लिस्टोगैमस में और हाइड्रोकेरेटेसी में की अगर हम लोग बात करें, फाइब्रस थिकनिंग अब्सेंट है। मिडिल लेयर के बारे में खूब अभी बताया कि मल्टी लेयर्ड होती है, शॉर्ट लिव्ड होता है, एफिमरल कहते हैं, फूड को स्टोर करता है, क्रस्ट पैरेनकाइमेटस का बना होता है, सिक्रीटरी होता है, कैलोज को क्या करता है, सिक्रीट करता है, ये हमने आपको बताया, ठीक है। टैपेटम के बारे में सारी बातें क्लियर है, इनर मोस्ट होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक है। पी टैपेटम सी टैपेटम होता है, पी टैपेटम तो यूनिसीरिएट होता है, ठीक है, लेकिन जो सी टैपेटम होता है वो बाईसीरिएट होता है, यूजुअली बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, कभी कभी टेट्रा न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से आती है। टैपेटम मिडिल लेयर से फूड को एब्सॉर्ब करता है और फिर फाइनली क्या कहते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू को, डेवलपिंग स्पोर को, पॉलन ग्रेन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। टैपेटम जो होता है उसमें जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है वो एफएनडी से आता है, उसमें जो पॉलीप्लॉइडी है वो एंडोमाइटोसिस से आता है, उसमें जो पॉलीप्लॉइडी है वो एंडोमाइटोसिस से आता है। मतलब एंडोमाइटोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हो जाता है, लेकिन उसके बाद के फर्दर इवेंट्स नहीं होंगे, मतलब सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड विदाउट कंप्लीशन ऑफ कैरियोकाइनेसिस। फिर उसमें पॉलीटेनी है, नंबर ऑफ क्रोमोनिमेटा पर क्रोमोसोम, या नंबर ऑफ, या फिर आप कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ डीएनए पर क्रोमोसोम यूजुअल से क्या होता है, हायर होता है। पॉलीटेनी का मतलब हम आपको पता है ना, एस फेज के बाद क्या नहीं होगा, सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होगा। फिर उसमें रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियस वाली कंडीशन भी है, तो उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी है, ऑब्जर्व होती है।
पॉलीप्लॉइडी भी ऑब्जर्व होती है, पॉलिटेनी भी ऑब्जर्व होती है, रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस डिवाइडिंग फेज में भी नजर आता है। ग्लैंडुलर टेबिटम होता है जिसको हम लोग सिक्रेटरी भी कहते हैं, जिसको हम लोग पैराइटल टेबिटम भी कहते हैं, और साथ ही साथ अमीबॉइड होता है जिसको हम लोग पेरीप्लाज्मोडियल कहते हैं, या हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेसिव कहते हैं। दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग लिव्ड होता है टेबिटम, और यहाँ पर क्या होता है, रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड होता है। लेकिन यहाँ पर भी ओबीज बॉडी बनने के बाद डिजनरेट होगा, यहाँ पर पहले डिजनरेट, यहाँ पर डिजनरेट होने के बाद फूड को देगा, यहाँ पर बिफोर डिजनरेशन क्या देता है, फूड को प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मिडिल लेयर से स्लोली एब्जॉर्ब करेगा और स्लोली माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डेवलपिंग स्पोर को ये फूड को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो ये सारी बातें आप समझ गए। ओबीज बॉडी का काम क्या होता है, तो ओबीज बॉडी जो होती है वो स्पोरोपोलिन से कोटेड होती है, जिसकी वजह से वो पॉलन वॉल के फॉर्मेशन में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी फंक्शंस होते हैं टेबिटम के, जैसे हार्मोन को सिक्रिएट करेगा, कैलेज एंजाइम को सिक्रिएट करेगा। कैलेज का काम क्या होता है, कैलोस को डिसॉल्व करना, माइक्रोस्पोर के सेपरेशन में मदद मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ टेबिटम के कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे पॉलिन किट वगैरह को क्या करता है, सिक्रिएट करता है। तो फिर टेबिटम के कुछ अदर फंक्शन और आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने एंथर की वॉल कर लिया था, ठीक है। एंथर की वॉल या फिर जिसे हम लोग स्पोरेंजियम की वॉल कह सकते हैं। तो अगर हम लोग आउटर टू इनर देखते थे तो हम लोगों को कौन कौन सी लेयर्स मिलती थी सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हम लोगों ने यूनिसीरिएट एपिडर्मिस देखा था, फिर हम लोगों ने फाइब्रस लेयर देखा था जिसे हमने क्या कहा था, एंडोथीसियम, ठीक है। आपको फाइब्रस लेयर के बारे में सारे पॉइंट्स याद आ रहे होंगे, रेडियल वॉल याद आ रहा होगा, इनर वॉल याद आ रहा होगा, आपको फाइब्रस थिकनिंग नज़र आ रही होगी, आपको कैलोज का भी डेपोजिशन ध्यान आ रहा होगा, ठीक है। फिर एंडोथीसियम के बाद मल्टी लेयर्ड क्या थे, मिडिल लेयर था, ठीक है। आपको पता है मिडिल लेयर का फंक्शन क्या होता है, क्रस्ट पैरेनकाइमेटस होते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, और फिर उनसे फूड को कौन विदड्रॉ करता था, टैपिटम। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी थी, टैपिटम। टैपिटम अपने आप में फिर से कैसी थी, यूनिसीरिएट था। टैपिटम के बारे में हम लोगों ने खूब बात कर रखी है ना। टैपिटम कितने टाइप्स की बताई थी, 2 टाइप्स की। एक आपका अमीबॉइड था, पेरीप्लाज्मोडियल, इन्वेसिव जिसे कहते हैं, और जो दूसरे टाइप का टैपिटम था वो ग्लैंडुलर था और सिक्रेटरी। आपको याद होगा कि अमीबॉइड जो था वो प्रिमिटिव टाइप का था, ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी कैसा था, एडवांस टाइप का था। दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस याद आ रहे होंगे। डिफरेंसेस में ये था कि ये जो अमीबॉइड था वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसिटिक सिंसीसियम कंडीशन वहाँ पर मौजूद थी, और अमीबॉइड जो होता है वहाँ पर टैपिटम आफ्टर डिजनरेशन स्पोरोजेनस टिश्यू को क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेकिन ग्लैंडुलर सिक्रेटरी जो होता है वो एडवांस टाइप का होता है, और उस टाइप के टैपिटम में आपको ध्यान है कि टैपिटम इंटैक्ट रहते हुए ही स्पोरोजेनस टिश्यू को क्या प्रोवाइड कर रहा होता था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता था। तो टैपिटम ज़्यादा समय तक के लिए इंटैक्ट कहाँ रहता था, ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी में, और टैपिटम डीजनरेट कहाँ होकर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था, वो आपका था अमीबॉइड में। लेकिन हाँ, इसमें आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जो ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी टैपिटम है वो कभी डीजनरेट नहीं होती है, वो भी आपको ध्यान होगा। ओबीज बॉडी बनने के बाद क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। ग्लैंडुलर सिक्रेटरी में आपने देखा था ओबीज बॉडी का फॉर्मेशन है। ओबीज बॉडी की आउटर लेयर किसकी होती थी, स्पोरोपोलिनिन की होती थी, और ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये आउटर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन बनाने में क्या करता था, हेल्पफुल होता था। क्लियर हो गई बात, ठीक है। आपको याद होगा कि पॉलन ग्रेन में एक्साइन होता है और क्या होता है, एंटाइन। तो एक्साइन जो होता है, ठीक है, जो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, तो वहाँ पर स्पोरोपोलिनिन का कंट्रीब्यूशन किससे होगा, टैपिटम से होगा। इस वजह से आपको समझ में आता है कि टैपिटम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। आपको ये ध्यान होगा कि टैपिटम जो होता है वो हार्मोन्स को भी रिलीज़ करता है, टैपिटम एंजाइम को भी बनाता है। कैलेज एंजाइम आपको याद आ रहा होगा, ऑक्सिन आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आपने कुछ स्पेशल फीचर टैपिटम के बारे में पढ़ रखे थे, जैसे टैपिटम में बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, टेट्रा न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। यूजुअली कौन सी कंडीशन होती है, बाई न्यूक्लिएटेड, ठीक है। आपको ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 टैपिटम बताए थे, एक सी टैपिटम, एक पी टैपिटम। तो जो यूजुअल टैपिटम है जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया रहता है वो कौन सी टैपिटम है, पी टैपिटम, पैराइटल टैपिटम, आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन, ठीक है। ये जो
क्या कहते हैं, आपका पी टैपिटम है वो बाई न्यूक्लिएटेड है। आपकी एनसीईआरटी ने भी टैपिटम की हर सेल को क्या कहा है, बाई न्यूक्लिएट कह रखा है। ठीक है, तो यूजुअल टैपिटम तो पी टैपिटम ही है। अब अगर आपसे कभी एग्जामिनर पूछता है कि पी टैपिटम आया कैसे, तो आपको याद है पी टैपिटम में बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन आई कैसे, या टैपिटम में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आई कैसे। तो आपने देखा होगा FND, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। ठीक है, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न से आता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, आपको पता है कि प्लॉइडी की बात करते थे हम लोग टैपिटम के बारे में। तो अगर हम टैपिटम की प्लॉइडी की बात करें तो इनिशियली वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा। आपको पॉलीप्लॉइडी का मतलब बताया था। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यूजुअल से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अब उसमें हमने आपसे कहा था आप अपनी सेल डिवीज़न वाली अप्रोच यहाँ पर क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। आपने पढ़ रखा था ना सेल डिवीज़न के केस में एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस के केस में क्या होता है कि सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन तो हो जाता है, लेकिन फर्दर कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस नहीं हो पाती है। आपको ध्यान है सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन कहाँ है, एनाफेज में। इसका मतलब एनाफेज के बाद सेल डिवीज़न क्या हो जाए, रुक जाए। अगर एनाफेज के बाद सेल डिवीज़न रुक जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमेटिड्स का नंबर बढ़ गया, मतलब क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर तो बढ़ जाता है, लेकिन फर्दर स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस ना होने की वजह से, ठीक है, दो न्यूक्लियस में डिवीज़न नहीं हो पाएगा, दो सेलों में डिवीज़न नहीं हो पाएगा। तो सेल एक ही रह जाएगी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम यूजुअल से क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। आपको ध्यान होगा एनाफेज के केस में 1 क्रोमेटिड ही 1 क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट होता है। मेटाफेज तक 2 क्रोमेटिड एक दूसरे से जब अटैच होती हैं तो 2 क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो एंडोमाइटोसिस की वजह से कौन सी कंडीशन आती है, पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी होती है, पॉलीप्लॉइडी भी होती है, पॉलीटिनी भी देखी गई है। पॉलीटिनी के केस में आपको पता है ना, पॉलीटिन क्रोमोसोम से रिकॉल करो। ठीक है, पॉलीटिनी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोनिमेटा पर क्रोमोसोम हैज़ बीन इंक्रीज्ड। ठीक है, या इंक्रीजेस, नंबर ऑफ क्रोमोनिमेटा पर क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, मतलब डीएनए का कंटेंट पर क्रोमोसोम बढ़ जाता है। और डीएनए का कंटेंट पर क्रोमोसोम बढ़ने का क्या मतलब है, यहाँ पर ये है कि अगर सेल डिवीज़न के टाइम पर एस फेज चल जाए और एस फेज चलने के बाद फर्दर इवेंट्स ना हो, तो अगर आपको पता है एस फेज चल गया, एस फेज चलने के बाद क्रोमेटिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर एस फेज के बाद सेल डिवीज़न स्टॉप हो जाए तो क्रोमेटिड का फॉर्मेशन तो हो गया लेकिन सेपरेशन नहीं हो पाएगा। और अगर क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब है पर क्रोमोसोम जो डीएनए का कंटेंट है वो पेरेंटल सेल या यूजुअल नॉर्मल सेल में जितना था उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीटेनी बोलते हैं। ठीक है, पॉलीटेनी में रिपीटेड एस फेज हो सकता है। रिपीटेड एस फेज का मतलब है कि एक से ज़्यादा बार एस फेज हो सकता है, एक से ज़्यादा बार एस फेज हो लेकिन उसके बाद के फर्दर स्टेप्स ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा वहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी होती है, पॉलीप्लॉइडी भी ऑब्जर्व होती है और पॉलीटेनी भी ऑब्जर्व होती है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आता है कि टैपेटम अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट लेयर है। ठीक है, आपको वो भी ध्यान आ रहा होगा, आपको टैपेटम की इमेज भी याद आ रही होगी। आपको याद है, आपको पेरीप्लाज्मोडियम की इमेज याद आ रही होगी, आपको ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी की इमेज याद आ रही होगी, और आपको पूरा स्पोरेंजियम का डायग्राम अलग से जो हमने आपको बताया था, दिखाया था, है ना, वो भी आपको ध्यान आ रहा होगा। और जो हमने आपको पूरा क्या कहते हैं बाइलोब्ड एंथर का एक टीएस दिखाया था एकदम स्टार्टिंग में, वो भी आपको ध्यान आ रहा होगा, है ना। तो इससे आपको एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टैपेटम समझ में आ गए। टैपेटम के कुछ और भी फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो टैपेटम के 2 अदर फंक्शन यहाँ पर अब हमने क्या किया है, लिख रखा है। तो टैपेटम के कुछ और फंक्शन में क्या हो सकते हैं, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। टैपेटम जो होता है वो पॉलन किट को भी क्या करता है, सिक्रीट करता है। पॉलन किट क्या होता है, दरअसल कुछ आपने पॉलन ग्रेन देखे होंगे, कुछ फ्लावर के आपने पॉलन ग्रेन देखे होंगे। ठीक है, जैसे हिबिस्कस का ले लीजिए, चाइना रोज़ का ही पॉलन ग्रेन देखो, तो अगर आप पॉलन ग्रेन देखते होगे ना तो आपको ऐसा लगता होगा वो येलो कलर का है, येलो पाउडर जैसा नज़र आता है। ठीक है, इसका मतलब है कि पॉलन ग्रेन बाहर से दिखने में आपको कैसा नज़र आ रहा है, येलो कलर का। तो पॉलन ग्रेन जो यूजुअली आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है, तो दरअसल वो जो येलो नेस है उसके पास, वो एक तरह से येलो कोट है। और वो येलो कोट किसका है, कैरोटीनॉइड का। कैरोटीनॉइड मतलब लिपिड का। और उसी कैरोटीनॉइड का जो येलो कलर का कोट है उसे ही कहते हैं पॉलन किट। उसको क्या कहते हैं, पॉलन किट। और इस पॉलन किट का सिक्रीशन कौन करता है, टैपेटम करता है। ठीक है, अब सोचो अगर पॉलन किट जो है वो कैरोटीनॉइड है, मतलब लिपिड है, इसका मतलब उसके पास क्या होगी, स्टिकीनेस है, चिपचिपा है। ठीक है, तो उसमें स्टिकीनेस होने की वजह से वो क्या होगा,
स्टिकीनेस होने की वजह से क्या होगा, वो इंसेक्ट के लेग में क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो वो इंसेक्ट के लेग में अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो स्टिकीनेस होने की वजह से वो इंसेक्ट के लेग में अटैच हो जाएगा। इसका मतलब है एंटोमोफिलस। आगे जब हम लोग पॉलिनेशन पढ़ेंगे ना, तो पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट पढ़ेंगे, तो पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट में ये एक एडेप्टेशन भी हो जाएगा कि जब इंसेक्ट के थ्रू एडेप्टेशन होता है तो पॉलन ग्रेन कैसा होता है, स्टिकी होता है। तो उसमें जो स्टिकीनेस का नेचर है वो किसकी वजह से है, पॉलन किट की वजह से है। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो हम लोगों को ये समझ में आ गया इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन, उसको हम लोग एंटोमोफिलस कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन में ये क्या करेगा, मदद करेगा। और ये जो येलो कलर का सब्सटेंस होता है ना, ठीक है, ये कैरोटेनाइड है, लिपिड इन ओरिजिन है। इसका मतलब है ये हाइड्रोफोबिक होगा। आपको पता है ना, लिपिड हमेशा वाटर रिपेलेंट होता है, तो ये हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये इंसेक्ट के लिए किसकी तरह वर्क करेगा, अट्रैक्टेंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, और इसमें एक प्रॉपर ओडर भी होता है ना, तो इसकी प्रॉपर एक क्या होती है, एक महक है, एक ओडर है। तो इसके पास एक ऑर्डर है, कलर है, जिसकी वजह से ये इंसेक्ट के लिए क्या होता है, अट्रैक्टेंट होता है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, साथ ही साथ ये पॉलन ग्रेन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हमने यही सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं। तो देखते हैं हम लोग अदर फंक्शन ऑफ टैपेटम। सिक्रीशन ऑफ पॉलन किड, येलो होता है, ऑयली होता है, स्टिकी होगा, कैरोटेनाइड सब्सटेंस होगा। स्टिकीनेस फैसिलिटेट अटैचमेंट ऑफ पॉलन टू इंसेक्ट लेग। ठीक है, कलर एंड ऑर्डर अट्रैक्टेंट फॉर इंसेक्ट, ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इवन आपने पॉलन ग्रेन को ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पॉलन किट नज़र भी आया होगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, दरअसल जो टैपेटम होता है वो कुछ प्रोटीन को रिलीज़ करता है। ठीक है, और पॉलन ग्रेन के पास वो जो प्रोटीन होती है उससे उसको मदद मिलती है कि वो कंपेटिबल स्टिग्मा को रिकॉग्नाइज कर सके। अब सवाल ये कि कंपेटिबल स्टिग्मा क्या होगा, तो देखो क्या है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में जाकर गिरेगा। तो कई बार पॉलन ग्रेन अपनी ही स्पीसीज में गिरेगा, लेकिन कई बार पॉलन ग्रेन किसी दूसरी स्पीसीज के फ्लावर में भी गिर सकता है। ठीक है, अगर पॉलन ग्रेन किसी दूसरी स्पीसीज के फ्लावर की स्टिग्मा में गिरेगा, ठीक है, तो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, पॉलन का जर्मिनेशन नहीं होगा। ऐसे पॉलन ग्रेन को उस फ्लावर के लिए रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग अनकम्पेटिबल पॉलन कह सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, कंपेटिबल वर्ड का मतलब क्या है। कंपेटिबल का मतलब आप लोगों ने फंजाई में भी पढ़ रखा होगा, 11th में जब आपने सोमैटोगेमी पढ़ रखा होगा कि दो कंपेटिबल हाइफी के बीच में क्या होता है, फ्यूज़न होता है। तो कंपेटिबल का मतलब है जो एक दूसरे से फ्यूज़ होने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें क्या कहेंगे, कंपेटिबल कहेंगे। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखो क्या होता है, तो अगर पॉलन ग्रेन किसी दूसरी स्पीसीज के फ्लावर के स्टिग्मा में जाकर गिरेगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पॉलन जो है वो उसकी मतलब रॉन्ग टाइप के फ्लावर की स्टिग्मा को क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन जब पॉलन ग्रेन अपनी ही स्पीसीज के फ्लावर में जाकर गिरेगा, ठीक है, तो वहाँ पर पॉलन का जर्मिनेशन होने लगेगा। इसका मतलब है पॉलन ग्रेन ने स्टिग्मा को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, तो ये हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। दरअसल क्या होता है कि पॉलिनेशन होने के बाद जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा, जैसे ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा में आगे पॉलन ग्रेन लैंड कर जाता है, तो स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में केमिकल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, केमिकल इंटरेक्शन, कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टिग्मा रिलीज करेगा और कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलन ग्रेन के पास होता है। तो दोनों के बीच में केमिकल इंटरेक्शन होगा और उसी केमिकल इंटरेक्शन की वजह से स्टिग्मा पॉलन को क्या कर पाएगी, रिकॉग्नाइज कर पाएगी। ठीक है, या फिर कह सकते हो पॉलन जो है वो स्टिग्मा को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं पॉलन कंपेटिबल स्टिग्मा, जिससे फ्यूज़ होने की नेचुरल टेंडेंसी है, तो पॉलन कंपेटिबल स्टिग्मा को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। ठीक है, तो टैपेटम जो होता है वो कुछ प्रोटीन को भी रिलीज़ करता है जिसकी मदद से पॉलन ग्रेन कंपेटिबल स्टिग्मा को क्या कर पाएगा, रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ कंपेटिबल स्टिग्मा, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से टैपेटम पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट। अब बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाओ कि अब आपसे एग्जामिनर एंथर के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना पाएगा जिससे आप क्या हो सको, कंफ्यूज हो सको। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब आप पहले फिर से रिकॉल करो, ठीक है, कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। आपको पता है ना एंजियोस्पर्म का, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, है ना। एंजियोस्पर्म क्या है, स्पोरोफाइट है।
ठीक है। एंजियोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन है, हेटेरोस्पोरी है। हेटेरोस्पोरी का मतलब है कि स्पोरोफाइट स्पोर को जो बनाएगा उसमें दो टाइप के स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर बनाने वाली स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल स्पोरोफाइट, और फीमेल मेगा स्पोर को बनाने वाली स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अब आपको पता है कि हमने आपको पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों पढ़ाया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम लोगों ने स्टैमेन पढ़ा, स्टैमेन का फर्टाइल पार्ट मतलब हम लोगों ने एंथर पढ़ा, और एंथर के अंदर हम लोगों ने स्पोरेंजियम देखा, ठीक है। और स्पोरेंजियम के अंदर जो मास होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोर जनरेटिंग टिश्यू, इस वजह से स्पोरोजिनस टिश्यू। और वही जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो स्पोर को क्या करेगा, बनाएगा। तो अल्टीमेट एम तो यही है ना कि स्पोर को प्रोड्यूस करना। तो अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जहाँ पर मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू मिलेगा तो वो किसको प्रोड्यूस करेगा, मेगा स्पोर को प्रोड्यूस करेगा। अब आपको पता है कि माइक्रो, देखो यहाँ पर हमने फिर से एनालाइज करने वाली बात बनाई है, ठीक है। लेकिन ये जो एनालाइज करना है ना, ये हम आपको स्टार्टिंग के जो 2 क्लासें हमने आपको पढ़ाई है ना, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म, वहाँ पर हमने आपको खूब बताया है कि ये स्पोर क्यों बनाता है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आपको पता है कि प्लांट जो होता है वो सीधे गैमेट नहीं बनाता है, ठीक है। पहले वो स्पोर बनाता है, फिर गैमेटोफाइट बनाता है, और फिर क्या बनाता है, गैमेट बनाता है। और उसके बाद मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मोस्ट वाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि स्पोर का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। क्लियर। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम से क्लियर है, माइक्रोस्पोर का जनरेशन, ठीक है। कहाँ होगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंथर के अंदर होगी। एंथर के अंदर कहाँ होगी, स्पोरोजिनस टिश्यू में होगी। और स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, वो हम आपको बता ही चुके हैं। और जो माइक्रोस्पोर बनेगा वो कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। क्यों उसको हैप्लॉयड होना जरूरी है, क्योंकि स्पोर से गैमेटोफाइट बनना है। गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। गैमीट कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। तो ये जो एंजियोस्पर्म की साइकिल है ना, तो एंजियोस्पर्म की साइकिल हो, चाहे जिम्नोस्पर्म की साइकिल हो, चाहे टेरिडोफाइट की साइकिल हो, इसमें जो हैप्लॉन्टिक जनरेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, स्पोर फॉर्मेशन से स्टार्ट होती है। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो हमने आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताया, डिप्लॉयड फेज भी आएगी, हैप्लॉयड फेज भी आएगी। डिप्लॉयड फेज की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद से हो जाएगी। और हैप्लॉयड फेज की स्टार्टिंग मतलब गैमेटोफिटिक स्टेज की स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी, तो वो आपकी मियोसिस से हो जाएगी। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इससे हमारे दिमाग में क्या क्या समझ में आया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, हैप्लॉयड स्पोर का फॉर्मेशन किससे होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू से। वो कैसा है, डिप्लॉयड। इसका मतलब डिप्लॉयड स्पोरोजिनस टिश्यू मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से किसकी स्टार्टिंग होगी, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से गैमेटोफिटिक स्टेज की क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। हमने आपसे हमेशा ही कहा है ना, कुछ भी पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये बात हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में हम खुद से पर्सनली कितना सोच सकते हैं, और फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करें, है ना। तो अभी हम लोगों ने पर्सनली क्या क्या सोच लिया कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, स्पोर बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा, तभी गैमीट बनेगा। और दूसरी बात जो हम लोगों ने एनालाइज की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोफिटिक स्टेज भी आती है, स्पोरोफिटिक स्टेज भी आती है। तो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन से कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, गैमेटोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल। अब देखो माइक्रोस्पोर से ही मेल गैमेटोफाइट बनेगा, और यहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो पॉलन ग्रेन होता है, ये भी हम आपको कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन का बनना है, तो माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब देखो क्या है, क्वेश्चन ये है कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किससे होगा, तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा स्पोरेंजियम के अंदर मौजूद स्पोरोजिनस टिश्यू। आपको याद है टैपेटम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू का आपने डायग्राम देखा था। और स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल को हम लोग स्पोर मदर सेल कहते हैं, ठीक है। आपने मदर सेल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना। तो जैसे स्पोर बनाने वाली सेल, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, स्पोर मदर सेल। तो माइक्रो स्पोर को बनाने वाली सेल को हम लोग क्या कह देंगे, माइक्रो स्पोर मदर सेल, ठीक है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही हम लोग दूसरा नाम देते हैं पॉलन मदर सेल, ठीक है। और आपको पता है माइक्रोस्पोर मदर सेल को दूसरा नाम पॉलन मदर सेल क्यों रखा, क्योंकि पहले माइक्रोस्पोर बन जाएगा और फिर माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन जाएगा। इसका मतलब है कि जो माइक्रोस्पोर बनाने वाली सेल है वही एक तरह से पॉलन ग्रेन बनाने वाली सेल है। क्लियर। तो इस वजह से हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या बोलते हैं, पॉलन मदर सेल,
ठीक है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल जो कि स्पोर जनरेटिंग है, स्पोर प्रोड्यूसिंग है, डिप्लॉयड है, उसकी हर सेल को हम लोग कहेंगे स्पोर मदर सेल, और उसकी हर सेल को हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन है, और क्योंकि माइक्रोस्पोर ही पॉलन ग्रेन बनाता है, इसका मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम क्या कह सकते हैं, पॉलन मदर सेल। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल, क्लियर हो गई बात। और पॉलन मदर सेल कहाँ पर मौजूद है, स्पोरोजिनस टिश्यू। कहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ है, स्पोरेंजियम में। कहाँ पर स्पोरेंजियम में था, टेपिटम के अंदर था। पॉलन मदर सेल आपको समझ में आ गया वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, उसमें क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी। और मियोसिस, एक मियोसिस से कितनी सेलें बनती हैं, 4 सेलें बनेंगी। तो इसका मतलब है कि एक पॉलन मदर सेल से या फिर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल की मियोसिस से कितने माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, ठीक है। और वो चारों माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े रहते हैं, और किस सब्सटेंस से जुड़े रहते हैं, कैलोस से जुड़े रहते हैं। तो वो चारों माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े रहते हैं कैलोस से। तो वो चारों माइक्रोस्पोर जब जुड़े रहते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टेट्राड। तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन, ठीक है। बार बार हम आपको बता रहे हैं ना, हम लोग क्यों माइक्रोस्पोर पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब माइक्रोस्पोर बनेगा तो उसके बाद मेल गैमेटोफाइट मतलब पॉलन ग्रेन बनेगा, और फिर मेल गैमेटोफाइट में किसका फॉर्मेशन होगा, मेल गैमीट का। और अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब वही कहानी है कि इनिशियली ऑल माइक्रोस्पोर आर जॉइंड बाय कैलोस। सबसे पहले हम एक डायग्राम दिखा दें ताकि ये बात आपको और आसान लगने लगे, ठीक है। तो देखो ये हमने कुछ टेट्राड बनाए हैं, ठीक है। तो ये टेट्राड बनाए, जब मियोसिस हो जाएगी तो देखो मियोसिस होने के बाद 4 माइक्रोस्पोर बने, 3 आपको इधर दिख रहे हैं, एक आप समझ लो कि पीछे जो आपको दिख नहीं रहा है, जैसे आप मीथेन की स्ट्रक्चर देखते हो ना, 3 आपको नज़र आ जाएंगे, एक नज़र नहीं आएगा। तो ये देखिए 4 माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल, या फिर इस तरह की कंडीशन बनती है आइसोबायलेटरल, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस बनती है, वो हम आपको बताएंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बनते हैं, टेट्राड बनते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये देखो, ये आप ये वाला देख लो, इसमें आपको बहुत इजीली ऑब्जर्व हो रहा है चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो अगर चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है किसका फॉर्मेशन हो गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन है, ठीक है। किस सब्सटेंस से ये आपस में जुड़े रहते हैं, तो ये किस सब्सटेंस से जुड़े रहते हैं, कैलोज से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और फिर टैपिटम किस एंजाइम को रिलीज करेगा, कैलेज को रिलीज करेगा, और कैलेज कैलोज को डिसॉल्व कर देता है, और ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। कई बार क्या होता है कि जो सेपरेशन है वो कब होता है, जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन। सोचो इस तरह से, अगर इन्होंने पॉलन ग्रेन बना दिए तो कितने पॉलन ग्रेन बन गए, 4, और 4 पॉलन ग्रेन आपस में जुड़े रहेंगे, किससे जुड़े रहेंगे, कैलोस से, ठीक है। फिर कैलेज आएगा और क्या करेगा, कैलोस को डिसॉल्व कर देगा, तो पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। मतलब सेपरेशन या तो माइक्रोस्पोर लेवल पर हो सकता है या फिर पॉलन ग्रेन बनने के बाद हो सकता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो वही बात हमने आपको बताया। अब हम प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देख लिया कि पॉलन मदर सेल में मियोसिस हो जाएगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब आपके दिमाग में टेट्राड की इमेजिनेशन आ गई ना, और बहुत सारे टेट्राड का फॉर्मेशन है, ठीक है। अब वही कहानी लिखी है जो हमने आपको बताया। इनिशियली ऑल माइक्रोस्पोर जॉइंड बाय, सारे माइक्रोस्पोर किससे जुड़े रहते हैं, कैलोस से जुड़े रहते हैं। फिर बाद में टैपिटम क्या करेगा, लेटर टैपिटम रिलीज कैलेज विच डिसॉल्व कैलोस, कैलोस को डिसॉल्व कर देगा। एंड माइक्रोस्पोर और डेवलपिंग पॉलन, हमने कहा ना, या तो माइक्रोस्पोर लेवल पे सेपरेशन हो जाएगा या डेवलपिंग पॉलन ग्रेन के लेवल पे सेपरेशन हो जाएगा। एंड माइक्रोस्पोर और डेवलपिंग पॉलन ग्रेन सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट हमने और लिख दिया है, आफ्टर डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि जब माइक्रोस्पोर का सेपरेशन होता है तो 2 वजहों से होता है, तो वो दोनों वजह आप ध्यान रखना। माइक्रोस्पोर के सेपरेशन कैसा होगा या फिर पॉलन ग्रेन का सेपरेशन कैसा होगा, आफ्टर डिहाइड्रेशन। तो जब उनका डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो वो सेपरेशन को फैसिलिटेट करेगा। और दूसरी वजह क्या है, टैपिटम ने जो कैलेज को रिलीज किया है, ठीक है, तो कैलोज डिसॉल्व हो गया है, तो इस वजह से सेपरेशन हो गया। इसका मतलब माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन के सेपरेशन की कितनी वजह हो गई, 2 वजह हो गई, ठीक है। 2 वजह क्या हो गई, एक डिहाइड्रेशन हो गई और दूसरा कैलेज का रिलीज हो गया। तो दोनों फैक्टर आप ध्यान रखना। ये वाला फैक्टर आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। बताइए, माइक्रोस्पोर या फिर
आगे चलकर जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उनके सेपरेशन के लिए कौन से दो फैक्टर जिम्मेदार है? दो फैक्टर, डिहाइड्रेशन से सेपरेशन होगा या फिर कैलेज से सेपरेशन होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टेट्राड, अभी डायग्राम दिखाया था ना, कई टाइप के टेट्राड बनते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग टेट्राड जब देखेंगे तो हम लोग टेट्राहेड्रल टेट्राड देखेंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ठीक वैसे ही जैसे आप मीथेन की स्ट्रक्चर देखते हो। टेट्राहेड्रल टेट्राड देखेंगे, आइसोबाइलेटरल टेट्राड देखेंगे, कुछ और होते हैं, डेकोशेट होता है, टी शेप होता है, लीनियर होता है, वो भी डायग्राम आपको दिखाएंगे। ठीक है, उसमें जो सबसे कॉमन टाइप का टेट्राड होता है वो कौन सा होता है? तो सबसे कॉमन टाइप का होता है टेट्राहेड्रल टेट्राड। तो टेट्राहेड्रल टेट्राड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेट्राड। तो आप ध्यान रखना, इसका मतलब ये जितने भी टेट्राड हमने दिखाए हैं इसमें सबसे कॉमन टाइप का कौन है? टेट्राहेड्रल टेट्राड। क्लियर हो गई बात? टेट्राहेड्रल टेट्राड का ये मतलब होता है कि उसमें जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो किस मैनर में अरेंज होंगे? वो टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होंगे। और टेट्राहेड्रल मैनर को आप कैसे फील कर पाओगे? जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीथेन की स्ट्रक्चर देखी है ना, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो आपने मीथेन की टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट वाला एंगल देखा होगा। ठीक है, तो आपको पता है एक साइड से देखने पे आपको कितने नज़र आते हैं? आपको 3 एच नज़र आते हैं, एक एच पीछे की तरफ होता है जो आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसी तरह से यहाँ है तो 4, लेकिन आपको 3 नज़र आ रहे हैं, एक नज़र नहीं आ रहा है। तो ये टेट्राहेड्रल होता है, ये डाइकॉट में होता है, सबसे कॉमन टाइप का होता है। ठीक है, ये जो टेट्राहेड्रल टेट्राड है, हम लोग सेल डिवीज़न अभी देखेंगे। ठीक है, तो प्लांट में जब अगर हम लोग सेल डिवीज़न देखेंगे ना, तो यहाँ पर दो तरह से क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस है। या जैसे प्लांट में अगर हम यूजुअल साइटोकाइनेसिस की बात करें, नॉर्मली जो हम लोगों को सेल डिवीज़न में प्लांट के केस में साइटोकाइनेसिस पढ़ाई गई है, तो जो साइटोकाइनेसिस है, सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन होता था वो सेंटर से बाहर की तरफ होता था। सेंटर से बाहर की तरफ होता था तो उसको हम लोग क्या कहते थे? सेंट्रीफ्यूगल कहते थे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो जब सेंट्रीफ्यूगल टाइप का की साइटोकाइनेसिस होता है तो उस तरह के सेल डिवीज़न को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? सक्सेसिव टाइप सेल डिवीज़न में रखते हैं। ठीक है, और एक सेल डिवीज़न और है प्लांट के केस में, वो सेंट्रीपिटल टाइप का है। और सेंट्रीपिटल टाइप का जो हम लोग रखते हैं वो किस में रखते हैं? साइमल्टेनियस टाइप का। ठीक है, अभी आप कंफ्यूज हो रहा हो कोई साइमल्टेनियस में और सक्सेसिव में, तो अभी जस्ट स्लाइड में इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमने साइमल्टेनियस को और सक्सेसिव को बहुत अच्छे से क्या कर रखा है? एक्सप्लेन कर रखा है। तो अभी आप ऐसा कीजिए, अभी आप बस साइमल्टेनियस सक्सेसिव वर्ड को सुनिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ आप टेट्राड को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल टेट्राड का फॉर्मेशन है, तो टेट्राहेड्रल टेट्राड आपको क्लियर हो गया। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेट्राड है। टेट्राहेड्रल की इमेजिनेशन आपके दिमाग में चली गई। ठीक है, ये किस तरह के सेल डिवीजन से बनता है? बस अभी ध्यान रख लो, साइमल्टेनियस। और आइसोबाइलेटरल किस टाइप के सेल डिवीजन से बनता है? सक्सेसिव। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। आइसोबाइलेटरल में क्या होता है? तो आइसोबाइलेटरल में तो देखो चारों आपको स्पोरा इजीली नजर आ रहे हैं। तो आइसोबाइलेटरल में क्या होते हैं कि ये सारे स्पोर्स क्या होते हैं? एक दूसरे के लेटरल होते हैं ना, तो ये वाला इसके लेटरल हो जाएगा, ये वाला इसके लेटरल हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहा गया है? इस वजह से इसको बाइलेटरल कहा गया है ना। तो ये दो एक दूसरे के लेटरल है और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? लेटरल है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये कहाँ पर होता है? तो ये जो आइसोबाइलेटरल टाइप का होता है ये कहाँ पर होता है? मोनोकॉट में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये डाइकॉट में होता है, ये मोनोकॉट में। अगर इसमें हम देखें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही दोनों इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल वगैरह आपको करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ध्यान रखना, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ठीक है, उसके बाद हाँ, आपको बस ये बात पता होना चाहिए कि इनके अलावा भी टेट्राड पैटर्न है, उसमें डेकोसेट होता है। तो डेकोसेट के केस में क्या होता है? तो देखो, डेकोसेट के केस में 3 आपको एक प्लेन में नज़र आएंगे और दूसरा नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो याद रख, मतलब चौथा आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो 3 आपको एक प्लेन में नज़र आएंगे एंड फोर्थ जो है वो अनदर प्लेन में होगा। डेकोसेट के केस में क्या होता है? तो डेकोसेट के केस में देखो, ये दोनों क्या है आपस में? तो ये दोनों साइड बाई साइड है। इसका मतलब है कि 2 स्पोर एक दूसरे के क्या है? लेटरल है। ठीक है, और ये जो 2 स्पोर लेटरल है ये अगले वाले स्पोर के, थर्ड वाले के क्या है? तो थर्ड वाले के क्या है? ट्रांसवर्स है। ठीक है, तो 2 एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल हो गए और एक क्या हो गए? ट्रांसवर्स हो गए, पहली बात। और 3 आपको कहाँ नजर आएंगे? तो 3 आपको एक प्लेन में नजर आएगा और फोर्थ जो है वो कैसा होगा? फोर्थ जो है वो बैक साइड होगा। ठीक है, बाईलैटरल के केस में ये लेटरल है, ये लेटरल है, और अगर इन दोनों को देखें और इन दोनों को देखें तो ये इसके क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, मतलब ट्रांसवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेटरल है, ये लेटरल है, और ये 2 स्पोर मिला के, ये जो 2 स्पोर हैं
टू स्पोर लैटरल टू ईच अदर एंड टू स्पोर लैटरल टू ईच अदर, एंड ये जो बाईलैटरल है ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ट्रांसवर्स हो जाएंगे। इसमें 2 लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स, 3 एक प्लेन में, चौथा नहीं है। बस इसको सुन लेना है और आपको बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये डेकुसेट है। फिर अगर हम लोग टी शेप की बात करेंगे तो टी शेप में देखो अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि अगर हम इसके न्यूक्लियस को ऐसे ज्वाइन कर दें, तो न्यूक्लियस को ऐसे ज्वाइन कर दें कि देखो एक टी शेप का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, टी शेप। टी शेप को कैसे एक्सप्लेन करोगे, 2 लैटरल है, ठीक है, और बाकी जो 2 हैं वो क्या हैं, तो 2 लैटरल हैं और 2 क्या हैं, ट्रांसवर्स हैं। तो 2 लैटरल टू ईच अदर एंड 2 क्या हो जाएंगे, ट्रांसवर्स हो जाएंगे। तो वो अपने आप में किसका फॉर्मेशन करेगा, टी शेप का फॉर्मेशन करेगा। लीनियर में ये चारों के चारों क्या है, तो लीनियर के केस में चारों के चारों क्या है, ट्रांसवर्स है। और अगर हम इनके न्यूक्लियस को एक लाइन से जोड़ते चले जाएं, तो इनके न्यूक्लियस को एक लाइन से अगर हम लोग जोड़ते चले जाएंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो एक लीनियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने दिमाग में याद रखना है, टेट्राहेड्रल टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, आइसोबायलैटरल टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, कुछ अदर टाइप में क्या होता है, डेकुशेट होता है, टी शेप होता है, लीनियर होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, ध्यान बस आप उसमें देना, ठीक है। इसमें मोस्ट कॉमन कौन होता है, टेट्राहेड्रल है, जो कि कहाँ पर है, डाइकॉट में। और मोनोकॉट में मोस्टली आपको कौन सा मिलेगा, आइसो बायलैटरल मिलेगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब हम इस वाली बात को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, साइमल्टेनियस टाइप को और सक्सेसिव टाइप को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।